तुम्हारे हाथ मेरे हाथों से बड़े हैं और तुम मेरे दस्ताने को बुरी तरह खींच दोगी, मैग ने कहा, जो अपने दस्तानों के मामले में बहुत नाजुक मिजाज थी। फिर मैं बगैर दस्तानों की जाऊंगी, मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहेंगे, जो ने किताब उठाते हुए कहा। ठीक है, ले लो, लेकिन इसे दागदार मत करना और जरा तमीज से पेश आना। हाथ पीछे न रखना, घूरना मत और क्रिस्टोफर कोलंबस मत कहना, ठीक है? फिक्र न करो, मैं जितनी संजीदा हो सकूंगी रहूंगी और किसी मुश्किल में नहीं पड़ूंगी, अगर बच सकी तो। अब जाओ और दावतनामे का जवाब लिखो और मुझे ये शानदार कहानी खत्म करने दो। चुनाचे मैग चली गई ताकि शुक्रिया के साथ दावत कबूल करे, अपना लिबास देख ले और खुशी खुशी अपनी एक असल लेस की झालर तैयार करे, जबकि जो ने अपनी कहानी खत्म की, अपने 4 सेब खाए और अस्कर यबल के साथ खेलने लगी। नए साल की शाम ड्राइंग रूम खाली था क्योंकि 2 छोटी लड़कियां नौकरानियों का किरदार अदा कर रही थीं और दोनों बड़ी बहनें पार्टी के लिए तैयार होने के निहायत अहम काम में मसरूफ थी। तैयारी कितनी ही सादा क्यों न हो, घर में ऊपर नीचे दौड़ धूप, हंसी मजाक और बातों की गूंज थी। और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे घर में जलने वाले बालों की बू फैल गई। मैग चाहती थी कि चेहरे के गिर्द कुछ घुंघरियाले बाल बन जाएं और जो ने ये जिम्मेदारी संभाली और कागज में लपटे बालों को गर्म चिमटे से दबाना शुरू किया। क्या इनसे धुआं निकलना चाहिए? ये नमी सूख रही है, जो ने जवाब दिया। कितनी अजीब सी बू आ रही है, बिल्कुल जैसे पर जल गए हों, एमी ने कहा और अपने खूबसूरत बाल संवारते हुए फक्र से मुस्कुराई। बस, अब मैं कागज खोलती हूँ और तुम छोटे छोटे घुंघरियाले बालों का बादल देखोगी, जो ने चिमटे रखकर कहा। लेकिन जैसे ही कागज खोला, कोई घुंघरियाले बाल ना निकले, बल्कि बाल कागज के साथ उखड़ गए, जो कि अब ड्रेसिंग रूम की तबाह हाल नाई थी। ने छोटे छोटे झुलसे हुए गुच्छे अलमारी पर रख दिए और बेचारी मैग ने आईने में अपनी पेशानी पर बिखरे हुए बाल देखकर चीख मार दी। ओह, मैं बर्बाद हो गई, मैं नहीं जा सकती, मेरे बाल, ओह मेरे बाल, मैग ने रोते हुए कहा। ये मेरी बदकिस्मती है, तुम्हें मुझे ये काम करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। मैं हमेशा सब कुछ खराब कर देती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन चिमटे बहुत गर्म थे और मैंने सब बिगाड़ दिया, जो ने आंसू पोंछते हुए कहा। ये इतना भी खराब नहीं हुआ, बस बालों को थोड़ा सा मजीद घुमा लो और रिबन इस तरह बांधो कि सिरों का हिस्सा माथे पर आ जाए, यूं ये ताज़ा फैशन लगेगा। मैंने कई लड़कियों को ऐसा करते देखा है, एमी ने तसल्ली दी। मेरी गलती है कि मैंने बिना संवारे बालों के साथ नहीं जाना चाहा, काश मैं इन्हें यूं ही छोड़ देती, मैग ने नाराज होकर कहा। मैं भी यही चाहती हूँ, वो कितने चमकदार और सीधे थे। खैर, कुछ अरसे में फिर बढ़ाएंगे, बेथ ने आकर अपनी बहन को तसल्ली दी। छोटी मोटी मजीद मुश्किलात के बाद आखिरकार तैयारी मुकम्मल हुई और घर के सब अफराद की मुश्तरका कोशिशों के साथ जो के बाल बांध दिए गए और लिबास पहना दिया गया। वो दोनों अपनी सादा पोशाक में बहुत प्यारी लग रही थीं। मैग सिल्वरी खाकी लिबास में, नीले मखमली बालों के जाल और मरोड़ीदार लेस के साथ, जबकि जो ने मरून लिबास पहना था, सख्त सफ़ेद कॉलर और सफ़ेद गुले दाऊदी फूल ही उसका जेवर था। दोनों ने एक एक अच्छा दस्ताना पहना और दूसरा दागदार दस्ताना हाथ में लिया और सबने कहा कि ये अंदाज बिल्कुल खूबसूरत और नफीस लग रहा है। मैग के ऊंची एड़ी वाले जूते बहुत तंग थे और उसे तकलीफ देते थे, मगर वो मानने को तैयार न थी। और जो के 19 हेयरपिन जैसे उसके सर में चुभो दिए गए थे, जो ज्यादा आरामदेह न थे। मगर खैर, नफासत जरूरी है, चाहे जान जाए। मजे करना प्यारियों, मिसेस मार्च ने कहा जब लड़कियां नाजुक कदमों से चलती हुई बाहर निकली। ज्यादा मत खाना और 11 बजे वापस आ जाना, जब मैं हना को भेजूंगी। जैसे ही गेट बंद हुआ, खिड़की से आवाज आई, लड़कियों, क्या तुम्हारे पास साफ सुथरे रुमाल हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल साफ, और मैग ने अपने पर खुशबू भी लगाई है, जो ने हंसते हुए कहा और चलते चलते बोली, मुझे यकीन है कि अगर हम जलजले से भाग रहे होते तब भी माँ ये पूछती। ये उनकी नफासत पसंद तबीयत का हिस्सा है और बिल्कुल बचा भी, क्योंकि एक असली खातून हमेशा साफ सुथरे जूते, दस्ताने और रुमाल से पहचानी जाती है, मैग ने जवाब दिया, जिसमें खुद भी ऐसी कई छोटी मोटी नफासत पसंद आदतें थीं। ध्यान रहे, जो जले हुए हिस्से को नज़र से ओझल न रखना भूलना। क्या मेरा पट्टा ठीक बंधा है और क्या मेरे बाल बहुत बुरे लग रहे हैं? मैग ने मिसेस गार्डनर के ड्रेसिंग रूम के आईने से लंबी तैयारी के बाद मुड़ के पूछा।
मुझे यकीन है कि मैं भूल जाऊंगी। अगर तुम मुझे कोई गलती करते देखो तो जरा आंख मार देना, ठीक है? जो ने अपने कॉलर को झटका दिया और तेजी से सर के बालों पर ब्रश फेरते हुए कहा, नहीं, आंख मारना किसी खातून के शायाने शान नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं अपनी भवें उठाऊंगी, और अगर सब ठीक हो तो हल्का सा सर हिलाऊंगी। अब कांधे सीधे रखो, छोटे छोटे कदम लो, और अगर किसी से तारुफ कराया जाए तो हाथ न मिलाना, ये तमीज़ के खिलाफ है। तुम्हें ये सब आदाब कहाँ से आते हैं? मैं तो कभी नहीं सीख सकती। और वो सुनो, कैसी खुशगवार मौसीकी है। वो नीचे उतरे तो दोनों के दिल में हल्की सी झिझक थी, क्योंकि वो शाज़ो नादिर ही पार्टियों में जाते थे और ये मुख्तसर सी महफिल भी उनके लिए एक ख़ास मौका थी। मिसेस गार्डनर, जो एक बावकार खातून थी, ने उन्हें मेहरबानी से खुशामदीद कहा और अपनी 6 बेटियों में से सबसे बड़ी के सुपुर्द कर दिया। मैग को सैली पहले से जानती थी, तो वो फ़ौरन ही खुश हो गई, लेकिन जो को लड़कियों और उनकी बातों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो कमरे की दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई और खुद को ऐसे महसूस करने लगी जैसे किसी फूलों के बाग में कोई नादान बच्चा खड़ा हो। कमरे के दूसरे कोने में आध दर्जन शोख लड़के स्केटिंग की बातें कर रहे थे और जो का जी चाह रहा था कि जाकर उनसे बात करे, क्योंकि स्केटिंग उसकी जिंदगी की बड़ी खुशियों में से एक थी। उसने मैग को अपने ख्वाहिश इशारे से बताई, मगर मैग ने इतनी सख्ती से भवें ऊपर की कि जो हिलने की हिम्मत न कर सकी। कोई उससे बात करने ना आया और आहिस्ता आहिस्ता सब लड़के उधर से हट गए, यहाँ तक कि वो बिल्कुल अकेली रह गई। वो कमरे में घूम फिर कर खुद को बहला भी ना सकती थी, क्योंकि जला हुआ हिस्सा नजर आ जाता। इसलिए वो उदास नज़रों से लोगों को देखती रही, यहाँ तक कि रक्स शुरू हुआ। मैग को फौरन किसी ने डांस के लिए कहा और उसके तंग जूते इतने फुर्ती से चलने लगे कि कोई सोच भी ना सकता था कि पहनने वाली कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। जो ने देखा कि एक लंबा तड़ंगा सुर्ख बालों वाला नौजवान उसकी तरफ बढ़ रहा है, और ये सोचकर कि वो उसे नाचने को कहेगा, जो फौरन पर्दे वाले गोशे में जा घुसी ताकि वहां से झांक कर खामोशी से मज़े ले सके। बदकिस्मती से कोई और भी अपनी झिझक के मारे वहीं छुपने आया था, क्योंकि जैसे ही पर्दा उसके पीछे गिरा, जो ने खुद को लॉरेंस लड़के के सामने पाया। ओह, मुझे तो मालूम ही ना था कि यहाँ कोई है, जो हकलाती हुई बोली और वापस जाने ही लगी। मगर लड़के ने हंसकर खुशदिली से कहा, हालांकि वो भी कुछ चौंक सा गया था, कोई बात नहीं, अगर चाहो तो यहीं रहो। क्या मैं तुम्हें तंग तो नहीं करूंगी? जरा भी नहीं, मैं तो बस इसलिए आया था कि यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानता तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तुम्हें पता है। मुझे भी ऐसा ही लगा। प्लीज मत जाओ, अगर तुम्हें एतराज ना हो। लड़का दोबारा बैठ गया और अपने जूतों को देखने लगा, यहाँ तक कि जो ने नरमी और शाइस्तगी से बात शुरू करने के लिए कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। तुम हमारे पड़ोस में रहते हो ना? जी बिल्कुल, साथ वाले घर में। और वो जोर से हंस पड़ा, क्योंकि जो का इतना संजीदा और नपातला अंदाज उसे बहुत मजाहिया लगा, खासतौर पर जब ये याद आया कि क्रिकेट के बारे में वो दोनों कितनी बेतकल्लुफी से बातें कर चुके थे जब उसने बिल्ली वापस लाई थी। ये बात सुनकर जो भी हंस पड़ी और बड़ी खुशदिली से बोली, हमने तुम्हारे खूबसूरत क्रिसमस के तोहफे के साथ तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा। ये दादा ने भेजा था। लेकिन ये ख्याल तो तुमने उनके दिमाग में डाला था ना? आपकी बिल्ली कैसी है मिस मार्च? लड़के ने संजीदा बनते हुए पूछा, हालांकि उसकी स्याह आंखें शोखी से चमक रही थी। बहुत अच्छी है, शुक्रिया मिस्टर लॉरेंस, लेकिन मैं मिस मार्च नहीं, सिर्फ जो हूँ। और मैं मिस्टर लॉरेंस नहीं, सिर्फ लॉरी हूँ। लॉरी लॉरेंस? कितना अनोखा नाम है। मेरा असल नाम थियोडोर है, मगर मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि लड़के मुझे डोरा कहते थे तो मैंने उन्हें मजबूर किया कि वो मुझे लॉरी कहें। मुझे भी अपना नाम पसंद नहीं, बहुत जज्बाती सा लगता है। काश सब लोग मुझे जोसेफीन के बजाय सिर्फ जो कहते। तुमने लड़कों को कैसे रोका कि वो तुम्हें डोरा न कहें? मैंने उनकी पिटाई की। ओफ, अफसोस, मैं तो 8 मार्च की पिटाई नहीं कर सकती, इसलिए ये बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। और जो ने आंख भरते हुए सब्र किया। क्या तुम्हें नाचना पसंद नहीं मिस जो? लॉरी ने पूछा, जैसे ये नाम उसके लिए मौजू लगता हो। पसंद तो है, अगर जगह खुली हो और सब लोग खुश मिजाज हों। ऐसी जगह पर मेरा यकीन है कि मैं कुछ उलट पुलट कर दूंगी, किसी के पांव पर चढ़ जाऊंगी या कोई गड़बड़ कर बैठूंगी। इसलिए मैं शरारत से बचती हूँ और मैग को मक्खन लगाने देती हूँ। तुम नहीं नाचते? कभी कभी। बात यह है कि मैं कई साल बाहर रहा हूँ और अभी यहाँ ज्यादा मेलजोल नहीं हुआ कि जान सकूं कि तुम लोग सब कुछ कैसे करते हो। बाहर? जो ने जोश से कहा। ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। मुझे लोगों के सफ़रों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है।
लॉरी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे, मगर जो के पुरजोश सवालों ने उसे हिलने न दिया और वो बताने लगा कि वो विवेक के स्कूल में रहा था, जहाँ लड़के कभी टोपियां नहीं पहनते और झील पर उनकी कश्तियों का बेड़ा था, और छुट्टियों में अपने उस्तादों के साथ स्विट्जरलैंड के सैर पर निकल जाते थे। ओह, काश मैं वहाँ होती, जो ने कहा। क्या तुम पेरिस गए थे? जी हाँ, पिछली सर्दियाँ हमने वहाँ गुजारी थी। क्या तुम फ्रांसीसी बोल सकते हो? वीवे में तो हमें और कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं थी। जरा कुछ कहना तो। मैं पढ़ सकती हूँ मगर बोल नहीं सकती। कैलेट बेल्ट पहमोइज अलेर बो नेविज। कितनी खूबसूरती से तुम बोलते हो। देखने दो, तुमने कहा ये खूबसूरत जूतों वाली नौजवान लड़की कौन है ना? वी मदम, ये मेरी बहन मार्गरेट है। और तुम्हें पता था? क्या तुम्हें लगता है कि वो खूबसूरत है? जी हाँ, वो मुझे जर्मन लड़कियों की याद दिलाती है। इतनी तरोताज़ा और खामोश लगती है और बड़ी नफासत से नाचती है। जो इस तारीफ पर खुशी से चमक उठी और दिल में तय किया कि ये बात जाकर मैग को जरूर सुनाएगी। दोनों ने झांक झांक कर बातें की और तनकीदें करते रहे, यहाँ तक कि वो पुराने दोस्तों की तरह महसूस करने लगे। लॉरी की झिझक भी जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि जो का शाइस्ता और खुश मिजाज रवैया उसे मुतमईन कर गया। और जो भी फिर अपनी पुरानी खुश मिजाजी में लौट आई, क्योंकि अब उसे अपनी ड्रेस की फिक्र न रही और कोई उस पर भवें नहीं उठा रहा था। उसे ये लॉरेंस लड़का पहले से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा, और उसने उसे अच्छी तरह देख लिया ताकि बाद में जाकर लड़कियों को बयान कर सके, क्योंकि उनके कोई भाई ना थे, चंद ही मर्द कजिन थे और लड़के उनके लिए तकरीबन अजनबी मखलूक थे। घुंघरियाले काले बाल, सांवला रंग, बड़ी सिया आंखें, खूबसूरत नाक, उम्दा दांत, छोटे हाथ पांव, मुझसे लंबा, लड़के के लिहाज से बहुत शाइस्ता और कुल मिलाकर खुश मिजाज। सोचती हूँ ये कितने साल का होगा। जो के होंठों पर था कि सीधा पूछ ले, मगर उसने खुद को रोक लिया और बड़ी नजाकत से घुमा फिराकर पूछने की कोशिश की। तुम शायद जल्द ही कॉलेज जा रहे हो? मैं तुम्हें किताबों पर झुके देखती हूँ, यानी ये पढ़ाई करते हुए। जो अपने मुंह से निकली झुके रहने वाली बात पर शर्मा गई। लॉरी मुस्कुराया मगर बुरा नहीं माना और कंधे उचकाकर बोला, अभी 1-2 साल नहीं जाऊंगा, 17 साल से पहले तो बिल्कुल नहीं। क्या तुम सिर्फ 15 के नहीं हो? जो ने हैरान होकर उस लंबे लड़के को देखा जिसे वो 17 का समझ बैठी थी। अगले महीने 16 का हो जाऊंगा। कितना अच्छा होता अगर मैं भी कॉलेज जा सकती। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें पसंद है। मुझे तो नफरत है। वहाँ या तो जान तोड़ पढ़ाई होती है या फुजूल आवारागर्दी, और मुझे यहाँ के लड़कों का तौर तरीका भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? इटली में रहना और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जो बहुत चाहती थी कि वो पूछे कि उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी कैसी होगी, मगर लॉरी की सिया भवें सोच में तन गईं तो जो ने बात बदल दी और पांव से ताल मिलाते हुए कहा, कितनी शानदार पोलका चल रही है, तुम जाकर क्यों नहीं नाचते? अगर तुम भी चलो तो। लॉरी ने खुश इखलाकी से झुककर कहा, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने मैग से वादा किया था कि। यहाँ जो रुकी और फैसला ना कर सकी कि बात बताए या हंस दे। क्योंकि तुम वादा करोगे कि किसी को नहीं बताओगे? कभी नहीं। बात यह है कि मुझे आग के सामने खड़े रहने की बुरी आदत है और यूं मेरे फ्राक जल जाते हैं। ये वाला भी जल गया था और अगरचे इसे खूबसूरती से सी दिया गया है, फिर भी दाग नजर आता है। मैग ने मुझसे कहा कि मैं खामोश रहूं ताकि कोई न देखे। तुम हंस सकते हो अगर चाहो, ये मजाकिया ही लगता है मुझे पता है। लेकिन लॉरी नहीं हंसा। वो बस एक लम्हे के लिए नीचे देखता रहा और उसके चेहरे के तासुर ने जो को हैरान कर दिया जब उसने निहायत नरमी से कहा, इसकी फिक्र मत करो, मैं बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं। बाहर एक लंबा हॉल है, वहाँ हम खूब मज़े से नाच सकते हैं और कोई हमें नहीं देखेगा। प्लीज़ चलो। जो ने उसका शुक्रिया किया और खुशी खुशी चली गई। अलबत्ता उसे ये ख्वाहिश हुई कि काश उसके पास साफ सुथरे दस्ताने होते जब उसने अपने साथी के खूबसूरत मोती जैसे रंग के दस्ताने देखे। हॉल खाली था और दोनों ने खूब पोल्का डांस किया, क्योंकि लॉरी अच्छा नाचता था और उसने जो को जर्मन स्टेप भी सिखाई। जो को बेहद पसंद आई, क्योंकि वो पूरे जोश और उछल कूद से भरी हुई थी। जब मौसीकी रुकी तो वो दोनों सांस बहाल करने के लिए जीने पर बैठ गए। लॉरी हाइडलबर्ग में तलबा के एक मेले का जिक्र कर रहा था कि मैग अपनी बहन को ढूंढती हुई आ गई। उसने इशारा किया और जो मजबूरी में उसके पीछे एक कमरे में गई, जहां मैग सोफे पर बैठी थी,
पांव पकड़े और चेहरा पीला पड़ा हुआ। मेरा टखना मुड़ गया है। इस अहमकाना ऊंची हीड़ी ने पलटकर बुरी तरह मोड़ दिया। इतना दर्द है कि मैं खड़ी भी मुश्किल से हो सकती हूँ और समझ नहीं आता कि घर कैसे जाऊंगी। वो तकलीफ में हिलते हुए बोली। मुझे पता था तुम इन बेवकूफ जूतों से अपने पांव जख्मी करोगी। अफसोस हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या कर सकती हो सिवाय इसके कि कोई गाड़ी मंगाओ या सारी रात यहीं ठहर जाओ, जो ने कहा और नरमी से जख्मी टखने को सहलाती। गाड़ी मंगवाना बहुत महंगा पड़ेगा, शायद मिले भी ना, क्योंकि ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों में आए हैं और अस्तबल काफी दूर है, भेजने वाला कोई नहीं। मैं जा सकती हूँ। हरगिज नहीं, 9 बज चुके हैं और अंधेरा मिस्र जैसा गहरा है। मैं यहाँ रुक नहीं सकती, घर मेहमानों से भरा हुआ है। सैली के यहाँ भी लड़कियां ठहरी हुई हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, जब हन्ना आएगी तो जैसे तैसे चल पड़ूंगी। मैं लॉरी से कहती हूँ, वो चला जाएगा, जो ने कहा इस ख्याल से मुतमईन होकर। अरे नहीं, किसी से कुछ मत कहना। मुझे मेरे रबड़ के जूते दो और ये चप्पलें हमारे सामान में रख दो। अब मैं मजीद नहीं नाच सकती, लेकिन जैसे ही खाने का वक्त खत्म हो, हन्ना का ध्यान रखना और फौरन मुझे बता देना। वो सब खाने जा रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं प्यारी, तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी ले आओ, मैं इतनी थक गई हूं कि हिल भी नहीं सकती। यूं मैग ने अपने रबड़ के जूते अच्छी तरह छुपा लिए और लेट गई और जो ठोकर खाती खाती खाने के कमरे की तरफ गई, गलती से एक चाइना क्लोजेट में घुस गई और एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया जहां बूढ़े मिस्टर गार्डनर ज़ाती तौर पर कुछ खा पी रहे थे। तेजी से मेज़ की तरफ बढ़कर उसने कॉफ़ी ले ली, जो फौरन गिर गई और यूं उसके कपड़े का अगला हिस्सा भी पिछले की तरह खराब हो गया। ओह खुदा, मैं कितनी अनाड़ी हूँ, जो ने कहा और मैग के दस्ताने से कपड़े को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? एक दोस्ताना आवाज आई। वो लॉरी था, एक हाथ में भरा हुआ कप और दूसरे हाथ में बर्फ की प्लेट लिए खड़ा था। मैं मैग के लिए कुछ लेने की कोशिश कर रही थी जो बहुत थक गई है, और किसी ने मुझे धक्का दे दिया और देखो मेरा हाल क्या हो गया, जो ने अफसुर्दगी से अपने दागदार कपड़े और कॉफी रंग के दस्ताने की तरफ देखते हुए कहा। कितनी अफसोस की बात है, मैं तो किसी को ये देने के लिए ढूंढ रहा था। क्या मैं ये तुम्हारी बहन को दे सकता हूँ? ओह शुक्रिया, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो कहाँ है। मैं खुद ले जाने की पेशकश नहीं करती, क्योंकि अगर ले गई तो कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर दूंगी। जो ने रास्ता दिखाया और लॉरी ने निहायत नफासत से, जैसे कि वो औरतों की खिदमत करने का आदी हो, एक छोटी मेज आगे खिसका दी। जो के लिए एक और कप कॉफी और बर्फ लाया और इतना खुश अखलाक था कि नाजुक मिजाज मैग ने भी उसे अच्छा लड़का करार दिया। उन्होंने मिठाइयों और चुटकुलों पर हंसी खुशी वक्त गुजारा और 2-3 दूसरे नौजवानों के साथ बज का खामोश सा खेल खेल रहे थे जब हन्ना आ पहुंची। मैग अपने पाँव को भूल गई और इतनी जल्दी उठी कि दर्द से करहाते हुए जो का सहारा लेना पड़ा। चुप, कुछ मत कहना, उसने सरगोशी में कहा और फिर जोर से बोली, कुछ नहीं हुआ, बस पाँव थोड़ा सा मुड़ गया है, और लंगड़ाती हुई ऊपर जाकर कपड़े बदलने लगी। हन्ना ने डांटा, मैग रोई और जो के होश उड़ गए। आखिर उसने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। दबे पांव नीचे गई और एक नौकर को तलाश करके पूछा कि क्या वो गाड़ी का इंतजाम कर सकता है। इत्तेफाक से वो एक किराए का वेटर था जो मोहल्ले के बारे में कुछ नहीं जानता था। जो परेशान होकर अर्दागिर्द देख ही रही थी कि लॉरी, जिसने बात सुन ली थी, आगे बढ़ा और अपने दादा की गाड़ी पेश की जो अभी उसे लेने आई थी। इतनी जल्दी? तुम वाकई अभी जाना चाहते हो? जो ने कहा, एक तरफ मुतमईन और दूसरी तरफ हिचकिचा। मैं हमेशा जल्दी जाता हूँ, सच में। प्लीज मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो, ये मेरा रास्ता ही है और कहते हैं बारिश भी होने वाली है। ये सुनकर मामला तय हो गया। जो ने मैग की चोट के बारे में बताया और शुक्रगुजार दिल से ऑफर कबूल की, फिर ऊपर दौड़कर बाकी सबको ले आई। हन्ना को बारिश इतनी नापसंद थी जितनी बिल्ली, इसलिए उसने भी कोई एतराज न किया और वो सब आरामदायक बंद गाड़ी में बैठ गए, खुद को बहुत शानदार और खुशनसीब महसूस कर रहे थे। लॉरी अग्गी नशिस्त पर बैठ गया ताकि मैग अपना पाँव ऊपर रख सके और लड़कियां आज़ादी से पार्टी के बारे में बातें करने लगी। मेरा तो वक्त बहुत अच्छा गुजरा, तुम्हारा कैसा गुजरा? जो ने अपने बाल बिखेरे और आराम से पूछा। हाँ, जब तक मैं जख्मी नहीं हुई थी। सैली की दोस्त एनी मॉफिट ने मुझे अच्छा लगा। उसने मुझे कहा कि जब सैली बाहर में आए तो मैं उसके साथ एक हफ्ता गुजारूं। वो ओपेरा के वक्त आएगी और अगर माँ ने इजाज़त दी तो ये वाकई शानदार होगा। मैग ने खुश होकर कहा। मैंने तुम्हें उस लाल रंग के बाल वाले आदमी के साथ नाचते देखा जिससे मैं भाग गई थी। वो कैसा था? ओह, बहुत अच्छा। उसके बाल लाल नहीं, उनाबी थे और वो बहुत बाअदब था। मैंने उसके साथ एक शानदार रिडोवा डांस किया।
जब वो नया डांस कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई टिड्डी मचल रही हो, और मैं और लॉरी हंसे बिना न रह सके। क्या तुमने हमें सुना? नहीं, लेकिन ये बदतमीजी थी। तुम इतनी देर कहाँ छुपी रही थी? जो ने अपनी सारी मुहिम्मात सुनाई, और जब तक वो खत्म हुई वो घर पहुंच गए थे। शुक्रिया अदा करके उन्होंने शुभ रात्रि कहा और दबे पांव अंदर घुस गए ताकि किसी को जगाए नहीं। मगर जैसे ही दरवाजा चरचराकर खुला, दो छोटे नाइट कैप ऊपर उठे और दो ऊँगती मगर बेताब आवाजों ने पुकारा, पार्टी के बारे में बताओ, पार्टी के बारे में बताओ। जो ने जो मिठाइयाँ बचा रखी थी वो छोटी बहनों को दी। मैग ने उसे बदतमीजी कहा था, और वो दोनों जल्द ही शांत हो गईं जब उन्हें शाम के सबसे दिलचस्प वाकयात सुना दिए गए। मेरा तो दिल करता है कि मैं कोई बड़ी शान वाली लड़की हूँ जो पार्टी से गाड़ी में वापस आई हूँ और अब ड्रेसिंग गाउन पहनकर बैठी हूँ जैसे कोई नौकलानी मेरी सेवा के लिए तैयार हो। मैग ने जब जो के पांव पर आर्निका लगा रही थी और उसके बाल संवार रही थी तो कहा, मुझे नहीं लगता कि बड़ी शान वाली लड़कियां हमसे ज्यादा लुत्फ उठाती होंगी, चाहे हमारे बाल जल जाएं, कपड़े पुराने हों, एक एक दस्ताना हो और इतनी तंग चप्पलें पहने कि टखने मुड़ जाएं। और जो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।